हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम के हॉट फेवरेट टॉपिक के बारे में, विच इज नरेशन, एंड दिस इज द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको टेंसेस एंड पैसिव वॉइस, ये दो टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए। इफ़ यू नो दीज टॉपिक्स, टेंस एंड वॉइस, तो नरेशन को समझना आपके लिए आसान है। तो मेरा पहला सजेशन आपको यही है, सबसे पहले आप टेंसेस और पैसिव वॉइस को एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद में नरेशन आपके लिए इजी हो जाएगा समझना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे टॉपिक को। तो बात करें नरेशन से, नरेशन इज़ व्हाट, नरेशन क्या होता है? नरेशन को हम बोलते हैं बेसिकली, नरेशन इज़ अ स्टेटमेंट। नरेशन एक स्टेटमेंट होता है, एंड रिमेंबर दैट नो single statement can be a narration। कोई भी सिंगल स्टेटमेंट नरेशन नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के लिए, मैं जाता हूँ, ये नरेशन नहीं हो सकता। वो खेल सकती है, तो शी कैन प्ले, ये नरेशन नहीं हो सकता। किसी भी सेंटेंस को नरेशन होने के लिए उसे दो पार्ट में डिवाइड होना मैंडेटरी है, मतलब डुअल स्टेटमेंट ही नरेशन हो सकता है। तो नरेशन को हमने बोला स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट को हम स्पीच बोलते हैं। नरेशन इज अ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट इज अ स्पीच। स्पीच को आगे हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 डायरेक्ट स्पीच, नंबर 2 इनडायरेक्ट स्पीच। इन शॉर्ट अगर हम कहें तो नरेशन को हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच से भी जानते हैं। तो अब आते हैं इनकी डेफिनेशन पर कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि डुअल स्टेटमेंट जो नरेशन होता है उसमें कम से कम 3 पर्सन का इन्वॉल्वमेंट कंपलसरी है। देयर आर 3 पर्सन रिक्वायर्ड टू फॉर्म एनी सेंटेंस ऑफ नरेशन। नरेशन का हम सेंटेंस तभी बना पाएंगे जब उसमें 3 लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा। अब कौन से हैं वो 3 लोग? फर्स्ट इज अ स्पीकर, ऑलराइट, सेकंड इज अ लिसनर, एक बोलने वाला और दूसरा उसे सुनने वाला। अब ये दो हैं, ये किसी तीसरे की बात करेंगे जिसके बारे में बात की जा रही है। तो ये 3 पर्सन की हमको ज़रूरत होती है, एक तो बोलने वाला और दूसरा सुनने वाला, और जिसके बारे में ये दोनों बात कर रहे हैं वो तीसरा व्यक्ति। तो अब आते हैं डायरेक्ट स्पीच। व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच? क्या होती है डायरेक्ट स्पीच? तो डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है जब हम किसी स्पीकर के कहे हुए शब्दों को एज इट इज उसी के शब्दों में बता देते हैं, दैट इज डायरेक्ट स्पीच। चलिए इसको लिख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन को। व्हेन वी टेक एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। क्या मतलब है इसका? जब हम किसी भी व्यक्ति के कहे हुए शब्दों को बिल्कुल वैसे ही बता देते हैं जैसा उसने बोला था, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। इसका एग्जाम्पल डू और डाई। गांधी जी ने कहा था करो या मरो। अब ये जो मैं आपको बोलकर बता रहा हूँ, ये शब्द गांधी जी के हैं, ना कि मेरे, लेकिन इसे मैं बता रहा हूँ आपको। लेकिन ये शब्द किसके हैं? गांधी जी के। तो गांधी जी ने कहा था करो या मरो, तो जो शब्द गांधी जी के थे वही शब्द मैंने आपके सामने रखे, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। जब हम किसी स्पीकर के कहे हुए शब्दों को वैसे ही बताते हैं जैसा उसने कहा था, तो उसको हम डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच इससे ऑपोजिट है। कैसे? इसमें हम किसी के कहे हुए शब्दों को अपने शब्दों में कन्वर्ट करके सामने वाले को कोई बात बताते हैं। व्हेन वी टेक वर्ड्स ऑफ द स्पीकर एंड describe
in our own words. own words, alright? इसका मतलब जब हमने किसी के शब्दों को अपने शब्दों में बदलकर किसी तीसरे व्यक्ति को बताया। तो अगेन डायरेक्ट स्पीच का मतलब जब हम किसी स्पीकर के शब्दों को उसी के कहे हुए शब्दों के अकॉर्डिंग ही बताते हैं, जैसा उसने बोला वैसा वैसा ही हमने बताया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अब ये मैं आपसे नहीं बोल रहा हूँ, ये सुभाष चंद्र बोस ने जैसा कहा था मैं आपको बिल्कुल उन्हीं के शब्दों में बता रहा हूँ, तो दैट इज़ डायरेक्ट स्पीच। लेकिन किसी ने कोई बात कही, उसको उसके शब्दों को मैंने लिया और अपने शब्दों में उसे कन्वर्ट कर दिया और उन शब्दों में कन्वर्ट करके मैंने आपको डिस्क्राइब किया अपने खुद के शब्दों में किसी बात को, तो उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। तो बेसिकली जो इनडायरेक्ट स्पीच है वही हमारा नरेशन होता है। इनडायरेक्ट स्पीच इज अ नरेशन, ऑलराइट। तो इस पिक्चर को एक बार समराइज कर लेते हैं। नरेशन का मतलब हम बोलते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट हमेशा डुअल होना चाहिए, तभी हम नरेशन का कोई सेंटेंस बना पाते हैं। कोई भी सिंगल स्टेटमेंट हमारा नरेशन नहीं हो सकता। मैं मंदिर जाता हूँ, वो खेलता है, आप बात करते हो, आप स्टडी करते हो, ये नरेशन नहीं हो सकते। नरेशन बनाने के लिए हमें कम से कम 2 सेंटेंसेस की ज़रूरत होती है। सेंटेंसेस हैव टू बी डुअल इन मैनर। स्टेटमेंट को आगे हमने पढ़ा। स्पीच, स्पीच को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट डायरेक्ट स्पीच, जिसमें हम किसी स्पीकर के कहे हुए शब्दों को एज इट इज़ वैसे ही बताते हैं जैसा उसने कहा था, दैट इज़ डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच, जब हम किसी के शब्दों को अपने शब्दों में बदल कर डिस्क्राइब करते हैं, दैट इज़ इनडायरेक्ट स्पीच। नरेशन में 3 लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है। एक तो बात करने वाला स्पीकर, दूसरा लिसनर सुनने वाला, और ये स्पीकर और लिसनर जिसकी भी बातें कर रहे हैं वो तीसरा व्यक्ति। तो इसमें कम से कम 3 लोगों का इन्वॉल्वमेंट होना कंपलसरी है, तभी वो सेंटेंस नरेशन होगा, अदरवाइज वो सेंटेंस नरेशन नहीं होगा। ऑलराइट, तो इतना समझ में आया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नरेशन के सेंटेंस एनालिसिस की, कि नरेशन में जो सेंटेंस होगा वो कैसा दिखता है। ओके, तो हियर वी कम टुवर्ड द सेंटेंस एनालिसिस, जिसमें हम ये देखेंगे कि नरेशन का जो सेंटेंस है वो किस तरीके से फॉर्म होता है, नरेशन का सेंटेंस दिखता कैसा है। पहले बात करें डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस होगा उसमें सबसे पहले तो सब्जेक्ट होगा, जैसे कि जो हम पैसिव वॉइस और टेंसेस में पढ़ चुके हैं कि कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से मिलकर बनता है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये 3 चीज़ें होंगी, कमा, फिर इन्वर्टेड कमास, और इसके अंदर भी सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। उसके बाद में पंक्चुएशन मार्क, फुल स्टॉप। रिमेंबर दैट हमेशा फुल स्टॉप हमें इसके अंदर ही लगा हुआ मिलेगा, कॉमास के अंदर ही हमें हमेशा पंक्चुएशन मार्क को जोड़ना है। चाहे आप एक्सक्लेमेशन लगाइए या फिर आप क्वेश्चन मार्क लगाइए, कोई भी पंक्चुएशन मार्क अगर आप लगाते हो तो इन इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही उसे रखा जाता है। तो डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। बाहर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, और कॉमास के अंदर भी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो आइए इसको एनालाइज करते हैं। हमारा जो पहला सेंटेंस है इसे हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग स्पीच भी बोल सकते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब भी बोल सकते हैं। ऑलराइट, तो ये जो हमारा पोर्शन है इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। नॉर्मली हमें जो देखने और सुनने में आता है, इस वाले पोर्शन को हम, जो बाहर है कॉमास के, हम उसको रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं। तो ये तो हुआ रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, और ये खुद रिपोर्टिंग वर्ब हो गई, और ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट जो कॉमास के अंदर है इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। तो ये हुआ रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, और ये हुई रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब, और ये हुआ रिपोर्टेड स्पीच का ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस 2 हिस्सों में डिवाइड होता है।
पहला कॉमास के अंदर वाला सेंटेंस और दूसरा कॉमास के बाहर वाला सेंटेंस। जो कॉमास के बाहर वाला सेंटेंस होता है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं या फिर रिपोर्टिंग स्पीच भी बोल सकते हैं, और जो कॉमास के अंदर वाला सेंटेंस होता है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो अब ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। अब डायरेक्ट स्पीच को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में इसे जब हम कन्वर्ट करेंगे तो सेंटेंस किस तरीके से दिखाई देगा। सो लेट्स लुक एट इट। हमें सेंटेंस में अपनी तरफ से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट जैसा है उसको वैसा ही लिख लिया। अब जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो ये जो हम देख सकते हैं ना इन्वर्टेड कॉमास, इसको हम हटा देते हैं। जब हम इन्वर्टेड कॉमास को यहाँ से हटा देंगे तो क्या होगा, एक कंजंक्शन ऐड होगा। ऑलराइट, एक कंजंक्शन को हम ऐड करेंगे। अब जब हमने ये कॉमास को हटा के यहाँ पर कंजंक्शन लगा दिया तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट रिपोर्टेड स्पीच के थे वो विदाउट कॉमास यहाँ पर आ जाएंगे। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट ये विदाउट कॉमास हो गए। तो सेंटेंस हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो अब एक्चुअली इसमें देखा जाए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, हमारे ये दोनों सेंटेंस थे ये जैसे थे वैसे ही हैं, इसमें हमने कुछ भी चेंजेस नहीं किए, सेंटेंस आर द सेम। लेकिन हमने क्या किया कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमने रिपोर्टेड स्पीच के कॉमास को हटा दिया। जब हमने रिपोर्टेड स्पीच के कॉमास को उठाया तो हमारे पास में, तो यहाँ पर हमारे पास में एक जो कंजंक्शन है वो आ गया। कॉमास को हटाया और कंजंक्शन लगा दिया, तो ऐसा कुछ सेंटेंस हमें दिखाई देगा। तो ये हुआ हमारा रिपोर्टिंग वर्ब और ये हुआ हमारा रिपोर्टेड स्पीच। डन। तो इतनी बात हमारे समझ में आ गई। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो हमें कंजंक्शन का यूज़ करना होता है जब हम कॉमास को हटाते हैं। लेकिन कंजंक्शन तो काफ़ी सारे होते हैं, तो हम किन कंजंक्शन का यहाँ पर यूज़ करेंगे और किन कंजंक्शन का यूज़ हम नहीं करेंगे। रिमेंबर दैट हम हर कंजंक्शन का यूज़ नहीं कर सकते, कुछ फिक्स कंजंक्शन होते हैं उन्हीं का यूज़ हमें यहाँ पर करना है। लाइक टू, इफ, वेदर, क्वेश्चन वर्ड हो सकते हैं। तो इन्हीं कंजंक्शन का यूज़ यहाँ पर हमें करना है, अदरवाइज हम एंड, बिकॉज, बट इनका यूज़ नहीं करते। तो अगेन यहाँ पर हमारे लिए एक और कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है, वो ये कि क्या हम इनमें से किसी भी कंजंक्शन को उठाकर रख सकते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। तो इसका आंसर है नहीं, हम किसी भी कंजंक्शन को उठाकर नहीं रख सकते। सबसे पहले हमें देखना है जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका नेचर क्या है। रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस का नेचर जैसा होगा उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ से कंजंक्शन उठा के रखेंगे। तो अब सेंटेंस के नेचर की बात करें, सेंटेंस का नेचर मतलब सेंटेंस का टाइप क्या है। तो सेंटेंस का जो टाइप होगा उसी के टाइप के अकॉर्डिंग यहाँ से हम कंजंक्शन ले सकते हैं। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और समझेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं जो कि हम नरेशंस में यूज़ करेंगे। सो लेट्स गो अहेड एंड चेक आउट द सेंटेंसेस एंड देयर टाइप्स एज वेल। ओके, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं, सेंटेंस कितने पार्ट में कैटेगराइज किया जा सकता है। तो सेंटेंस के टोटल 5 पार्ट होते हैं, 5 तरीके के सेंटेंसेस होते हैं। नंबर 1, असर्टिव सेंटेंस। सेंटेंसेस, अब असर्टिव सेंटेंस में हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के सेंटेंस आ जाते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को हम असर्टिव सेंटेंस की कैटेगरी में रखते हैं। नंबर 2 है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस वो सारे सेंटेंस होते हैं जिसमें हम किसी को दुआ देते हैं, ब्लेस, किसी को कर्स करते हैं, बुरा बोलते हैं या फिर बुरी सोच रखते हैं,
बद्दुआ देना जिसको हम बोलते हैं, कर्स, या फिर किसी के लिए प्रे करते हैं। तो ये सारे सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। सेंटेंस का टाइप नंबर 3 है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें हम सडन फीलिंग्स और रिएक्शंस की बात करते हैं। सडन फीलिंग्स एंड रिएक्शंस। ऑलराइट, सेंटेंस का टाइप नंबर 4 इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस। फाइन। इम्पेरेटिव सेंटेंस जिसमें हम किसी को ऑर्डर देते हैं, किसी को कमांड करते हैं, या फिर किसी से रिक्वेस्ट करते हैं। These are imperative sentence. Last है that is interrogative sentence. Interrogative sentence. Interrogative sentence जिसमें हम questions करते हैं। Alright? तो ये हमारे 5 तरह के सेंटेंस होते हैं। नंबर 1 असर्टिव, नंबर 2 ऑप्टेटिव सेंटेंस, नंबर 3 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, नंबर 4 इम्पेरेटिव, नंबर 5 इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो ये 5 सेंटेंस होते हैं। अब इन्हीं सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग हमें कंजंक्शन को ऐड करना होता है। जब हमारा सेंटेंस असर्टिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी होता है तो हम उसमें दैट का यूज करते हैं। मीन्स जो हमारा कंजंक्शन होगा वो होगा दैट। जब सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा तो हम इम्पेरेटिव सेंटेंस में टू का यूज करते हैं, और जब सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है तो हम उसमें इफ, वेदर या फिर क्वेश्चन वर्ड का ही यूज करते हैं। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस भी 2 तरह के होते हैं। नंबर 1 हेल्पिंग वर्ब वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के सब्जेक्ट के पहले रख देते हैं। तो जो वो क्वेश्चन बनता है जिसमें हमें आंसर हाँ या ना में मिलते हैं, एक वो क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन होता है जिसमें हम WH वर्ड का यूज करते हैं। तो रिमेंबर दैट कि जब हमारा सेंटेंस जो इंटरोगेटिव है अगर वो हेल्पिंग वर्ब वाला इंटरोगेटिव होगा तो हम उसमें इफ और वेदर का यूज करेंगे। इफ और वेदर, इन दोनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हो। और दूसरा है हमारा WH वर्ड। WH वर्ड वाला जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा उसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें WH वर्ड को ही रिपीट करके रख देना है। कैसे? एज अ कंजंक्शन। उसमें हमें WH वर्ड को ही कंजंक्शन बना देना है। वो कैसे बनेगा ये आगे चल के हम देखेंगे। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। 5 तरह के सेंटेंसेस होते हैं। इसमें अगर सेंटेंस असर्टिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी है तो उसमें हम कंजंक्शन दैट जोड़ेंगे। सेंटेंस इम्पेरेटिव है तो हम टू का यूज़ करेंगे। और सेंटेंस इंटरोगेटिव है, 2 तरह के इंटरोगेटिव होते हैं। हेल्पिंग वर्ब वाला इंटरोगेटिव है तो इफ़ और वेदर एज अ कंजंक्शन यूज़ होंगे। और अगर वो WH वर्ड वाला इंटरोगेटिव है तो उसमें हम WH वर्ड को ही एज अ कंजंक्शन बनाकर उसका यूज़ करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है प्रोनाउन चार्ट के बारे में। हम नरेशन के सेंटेंस सही बना पाएँ, प्रॉपर बना पाएँ, इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है समझना प्रोनाउन को, क्योंकि नरेशन में हमें नाउन के यूज़ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं वो करते हैं प्रोनाउन। तो एक बार हम इसे पढ़ लेते हैं। तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इंग्लिश एम्बियंस, जिसका लोगो आप इस वीडियो के कॉर्नर में देख सकते हैं, इंग्लिश एम्बियंस नाम से यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर ये प्रोनाउन चार्ट को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो आप प्लीज़ उस चैनल पर जाके प्रोनाउन चार्ट के वीडियो को देख लीजिए, जिससे आपको पूरा ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है ये टॉपिक, लेकिन आपको वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए हम एक बार क्विकली इस प्रोनाउन चार्ट को देख लेते हैं
ऑल राइट, तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं प्रोनाउन चार्ट। प्रोनाउन चार्ट को हमने 4 पार्ट में कैटेगराइज किया है। नंबर 1 सब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब सब्जेक्टिव केस जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं टेंसेस में, पैसिव वॉइस में, वो प्रोनाउन जो हम एज अ सब्जेक्ट यूज़ करते हैं वो सारे हमारे सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन होते हैं। पॉजेसिव केस ये सारे वो प्रोनाउन हैं जो हमें पोजीशन के बारे में बताते हैं। पोजीशन का मतलब किसी भी चीज़ के ऊपर आपका अधिकार, जिसके लिए आप ये बोल सकते हो कि कोई भी चीज़ मेरी है। इनके बाद में कंपल्सरीली नाउन का यूज़ किया जाता है। ये सारे पॉजेसिव केस के प्रोनाउन विदाउट नाउन यूज़ कभी नहीं होते, इनके साथ में हमेशा आपको नाउन मिलेगा। नाउन कुछ भी हो सकता है। हम होम की बात कर लें तो मेरा घर तो माय होम, आपका घर तो योर होम, हमारा घर तो आर होम, उसका घर तो हिज होम, शी के लिए तो हर होम, किसी नॉन लिविंग की बात करें इट्स होम, उनका होम तो देयर होम। ऐसे हम पॉजेसिव केस का यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्टिव केस ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इसको समझना, क्योंकि इनका यूज़ ज़्यादातर सेंटेंस में किया जाएगा। जो हम ऑलरेडी जानते हैं कि हमारा एक जो सेंटेंस बनता है वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से मिलकर बनता है, तो ऑब्जेक्ट की जगह पर जो प्रोनाउन का यूज़ हम करते हैं वो प्रोनाउन हमें यहाँ से मिलता है, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव केस के ही वो प्रोनाउन होते हैं जो कि ऑब्जेक्ट की जगह रखे जाते हैं किसी सेंटेंस में। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस, यू का सेम रहता है यू, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, शी का ऑब्जेक्टिव केस हर और इट का ऑब्जेक्टिव केस इट सेम है, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पर आ जाइए। जैसे एक वर्ड यहाँ पर आप देख सकते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव एक वर्ड से बना हुआ है जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन जो आप खुद हो, जो आप खुद, आप अपने आप को जब शीशे में देखते हो तो आप अपने आप को ही देखते हो, खुद को देखते हो। तो एक्चुअल में जो शीशे से आपको जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो आप ही की इमेज रिफ्लेक्ट हो रही है, तो वहीं से एक वर्ड आया है, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। पानी में हम अपने आप को देख सकते हैं, अपनी इमेज को देख सकते हैं, जैसे हम दिखाई देते हैं, दैट इज़ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन से ही बना है रिफ्लेक्सिव। इसका मतलब होता है मैं खुद। यहाँ एक वर्ड आप देख सकते हैं माई सेल्फ। माई सेल्फ का मतलब मैं खुद। तो किसी भी काम को जब मैं खुद से करता हूँ, मैं खुद से खाना बनाता हूँ, आई कुक फूड माई सेल्फ, मैं खुद से आता हूँ तो आई कम माई सेल्फ। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। और आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है माई सेल्फ और वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है आर सेल्फ। रिमेंबर दैट कि यहाँ हमें सेल्फ, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, और सेल्स यहाँ देख सकते हैं। ऑल राइट, तो जब हम प्लूरल प्रोनाउन की बात करेंगे तो सेल्फ SELVES वाला सेल्स आएगा, और जब हम सिंगुलर की बात करते हैं तो वहाँ पर SELF सेल्फ का यूज़ होगा। यहाँ देख सकते हैं योर सेल्फ और योर सेल्स, क्योंकि यू को हम दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। जब हम यू को प्लूरलाइज करके बात करेंगे तो सेल्फ SELVES का यूज़ होगा। जब हम यू का एज अ सिंगुलर यूज़ करेंगे तो SELF वाला सेल्फ यूज़ होगा। हिमसेल्फ, ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, वो खुद से किसी काम को करती है तो उसके लिए हर सेल्फ का यूज़ होगा। इट सेल्फ सिंगुलर है और दे का है देमसेल्व्स, वे लोग खुद से किसी काम को करते हैं। तो प्रोनाउन चार्ट इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो अगेन मैं आपको याद दिला दूं कि आप इंग्लिश एम्बियंस यूट्यूब चैनल पर जाकर वहां से ये प्रोनाउन चार्ट के वीडियोस देख सकते हैं। इस टॉपिक 2 से 3 वीडियोस हैं, उन वीडियोस में इस टॉपिक को कवर किया गया है, तो सेपरेटली आप वहां जाइए, इसको देखिए, तो चीज़ें आपको और बेहतर तरीके से क्लियर होंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के नरेशंस के कुछ रूल्स के बारे में। सो लेट्स गो एंड वॉच इट। ओके, तो अब हम आ जाते हैं रूल्स टू चेंज डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के कुछ रूल्स की हम यहाँ बात करेंगे। तो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कन्वर्जन के लिए हमारे पास में 3 रूल्स होते हैं। बेसिकली देयर आर 3 रूल्स जिनको हमको फॉलो करना होता है जब हम एक सेंटेंस को डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं। अब कौन से हैं वो रूल्स, लेट्स लुक एट देम। नंबर 1 है मास्टर रूल। मास्टर रूल। नंबर 2 जनरल रूल। जनरल, कई बार हम इसको जेनेरिक रूल के नाम से भी देखते हैं। जेनेरिक रूल, नाम अलग अलग हैं लेकिन
बात एक ही है दोनों की। तो 2 रूल हो गए हमारे। मास्टर रूल हो गया नंबर 1, जनरल रूल, जेनेरिक रूल नंबर 2। नंबर 3 है स्पेशल रूल। स्पेशल रूल। तो ये हमें बेसिकली 3 रूल्स हैं जो हमको पढ़ने हैं किसी भी सेंटेंस को नरेशन बनाने के लिए, इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। इन 3 रूल्स को हमेशा हमें फॉलो करना है। हर सेंटेंस में इन तीनों रूल्स को हमें फॉलो करना है। ओके, तो अब हम आगे बढ़ेंगे और इन रूल्स को एक के बाद एक करके हम डिस्कस करेंगे और फिर फाइनली हम आएंगे अपने कन्वर्जन, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कन्वर्जन के ऊपर।